नमस्कार दोस्तों। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का विमान जब आधी रात को इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरा तो एक बार फिर यह उम्मीद जगी कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ईरान और अमेरिका में आमने सामने की मीटिंग कब होगी, इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, डेडलॉक बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने पाकिस्तान में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी मीटिंग से फिलहाल इनकार किया है, जबकि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ईरान के ग्रीन सिग्नल के इंतजार में बैठे हैं। जैसे ही उन्हें लगेगा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, जेडी वांस पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के कारोबारी दामाद जेरेड कुशनर ईरानी विदेश मंत्री से मिलने के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। जबकि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि विदेश मंत्री अरागची पाकिस्तानी नेताओं से तो मिलेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ कोई मीटिंग तय नहीं। ईरान अपनी बात पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाएगा। कुछ ऐसा ही बयान ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने दिया है। अजीजी ने कहा कि विदेश मंत्री अरागची का पाकिस्तान दौरा सिर्फ दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर बातचीत के लिए है। परमाणु बातचीत से इस दौरे का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परमाणु मुद्दा ईरान के लिए एक सख्त रेड लाइन की तरह है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर से होगी। जाहिर है इस मीटिंग का मकसद ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के जरिए अपनी शर्तें ट्रंप तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के बाद अरागची को ओमान और रूस भी जाना है। इसका मकसद यह भी हो सकता है कि अमेरिका से किसी भी तरह की डील से पहले ईरान पुतिन का रुख भांपना चाहता है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबरें यह भी आ रही है कि सोमवार को अरागची के साथ विटकॉफ और कुशनर की बातचीत हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी तक ईरान ने ऐसी किसी मीटिंग को कंफर्म नहीं किया है। दरअसल ईरान अमेरिका के साथ डील वाली फाइनल मीटिंग से पहले ट्रंप की पूरी शर्तों को पूरी तरह से माप तौल करके देखना चाहता है, ताकि बातचीत के मेज पर आकर कोई धोखा ना हो। क्योंकि ईरान बार बार कह चुका है कि उसे अमेरिका पर किसी तरह से भरोसा नहीं है। अमेरिका पहले भी 2 बार ईरान की पीठ में छुरा भोग चुका है और मीटिंग हो रही थी और तब ईरान पर हमले कर चुका है। दोनों देशों के बीच पेच इस बीच वैसे ही उन्हीं मुद्दों पर फंसा है, संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के मुद्दे पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने के मुद्दे पर। हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। दोनों तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने अपने कंट्रोल में रखने के दावे किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से जहाजों की रोकथाम की जा रही है। जहाजों पर कब्जे, हमले और छिटपुट फायरिंग की खबरें भी आ रही है। इस बीच ट्रंप की बेचैनी बढ़ी है कि किसी भी तरह से ईरान से कोई डील हो जाए और उस युद्ध से छुटकारा मिले जो उनके गले की हड्डी बन गया है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप हार कर डील करते हुए दिखने को तैयार नहीं है। ट्रंप के सामने एक संकट यह भी है कि 1 मई के बाद अगर जंग के हालात बने रहे तो ट्रंप को अमेरिकी कानून के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस से अनुमति लेनी होगी। अमेरिकी कानून के मुताबिक 60 दिन से ज्यादा चलने वाली जंग के लिए अमेरिकी कांग्रेस से वॉर पावर्स रिजोल्यूशन पास कराना जरूरी होता है। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और 1 मई को 60 दिन पूरे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जंग खत्म करने की बेताबी और बेचैनी ट्रंप की ज्यादा है, ईरान की कम। तो आने वाले 2 दिन में क्या कुछ होने वाला है? अमेरिका और ईरान के स्टैंड से क्या संकेत मिल रहे हैं? अगर डील के कोई आसार बने तो कौन कितना पीछे हट सकता है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब पूरी दुनिया खोज रही है। हमने भी आज एक बार फिर से वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट और गल्फ न्यूज के फॉर्मर एडिटर बॉबी नकवी को आमंत्रित किया है ताकि उनसे बात करें, हम भी समझें, आप भी समझें। बॉबी नकवी साहब, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। कई दिन बाद हम एक बार फिर आए हैं, इसलिए आए हैं आमने सामने बात करने, समझने, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे। पिछली बार तो अमेरिका इंतजार करता रहा ईरान में और अमेरिकी विमान, अमेरिकी जत्थे पहुंच चुके थे। जेडी वैंस वाशिंगटन में बैठे इंतजार करते रहे, सब कुछ तैयारी धरी रह गई और उसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा ईरान। लेकिन अभी पहुंचा तो है, विदेश मंत्री पहुंचे तो हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी कोई बातचीत अमेरिका से तय नहीं। तो फिर इसका क्या मतलब है? अगर खबर आ रही है अमेरिका से जेरेड कुशनर और विटकॉफ आ रहे हैं, हालांकि जेडी वैंस नहीं है, क्योंकि कहा यह गया कि वो अलर्ट पर हैं, जैसे ही कुछ ग्रीन सिग्नल मिलेगा वैसे ही जाएंगे। तो कैसे देखते हैं इस संभावित मीटिंग को? नमस्कार अजीत जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम। देखिए, ये जो अब्बास अरागची साहब तो कल रात को शायद पहुंचे हैं इस्लामाबाद और आज किसी वक्त स्टीव विटकॉफ
जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं, और जेरेड कुशनर जो उनके दामाद और एडवाइज़र दोनों हैं, वो भी रवाना होंगे किसी वक्त, लेकिन अभी तक रवाना नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई किसी न किसी लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है तेहरान और वाशिंगटन के बीच में कि एक छोटे लेवल पे और एक सीमित दायरे में कोई बातचीत होने की मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख लग रही है। ऐसा लगता है कि ये जो नेगोशिएशंस होंगे, ये जो बातचीत इस्लामाबाद में होगी, ये इसका दायरा जो है वो सीमित है। शायद ये लोग एक फ्रेमवर्क पे डिस्कस करेंगे और एक फ्रेमवर्क पे एग्रीमेंट दोनों में नेगोशिएशंस होगा कि उस फ्रेमवर्क को लेके फिर आगे जेडी वांस और एक बड़े ईरानियन डेलीगेशन के बीच में बातचीत हो सके। तो मेरे ख्याल से इन दोनों टीम्स को जो ब्रीफिंग दी गई है अपने अपनी लीडरशिप से, वो एक सीमित दायरे पे बातचीत के लिए दी गई है। और जैसा आपने बताया कि बातचीत ये इस्लामाबाद में होने की उम्मीद है, लेकिन ये बातचीत प्रॉक्सिमिटी टॉक्स होंगी। मतलब ये कि दोनों पार्टी जो है अलग अलग कमरे में बैठेंगी और पाकिस्तानी साइड जो है, जो मीडिएशन कर रहे हैं, वो मैसेजेस रिले करेंगे। जैसा हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रॉक्सिमिटी टॉक्स के अपने कुछ एडवांटेज होते हैं। एक तो दोनों पार्टीज़ को आमने सामने नहीं बैठना पड़ता। दूसरा, जब रिले होते हैं एक पार्टी से दूसरी तरफ, तो उनको फौरी तौर पे कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि वो अपने होम कंट्री में लीडरशिप से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी जो पहले जो बातचीत होनी थी फिर नहीं हुई, अब ये एक अच्छी एक छोटी सी प्रोग्रेस लग रही है। उम्मीद है कि ये बातचीत प्रॉक्सिमिटी टॉक्स होंगी और एक मेरे ख्याल से एक फ्रेमवर्क पे डिस्कशन होगा। जी, अब इसमें कई पॉइंट है। देखिए, जैसे जेरेड कुशनर और अगर स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, जैसा कि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया ऑन रिकॉर्ड, तो सवाल उठता है, ईरान तो कह रहा है, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि हमारी कोई मीटिंग तय नहीं है, हम मीटिंग नहीं करने जा रहे हैं, या हम सिर्फ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपनी बात पहुंचाएंगे। और खास बात यह भी है कि इसी दौरे में उसके बाद जो विदेश मंत्री हैं अरागची, वो ओमान भी जाएंगे और रसिया भी जाएंगे। तो क्या ये मीटिंग होगी, या पहले अब्बास अरागची सबसे मिलकर अपनी बात कह दें और उसके बाद, जैसा कि आपने कहा, प्रॉक्सिमिटी टॉक हो, उधर से वो आए और एक दूसरे तक किसी ढंग से कोई फ्रेमवर्क एक्सचेंज हो? लेकिन फिर ईरानी इनकार क्यों कर रहे हैं? देखिए, ईरानियंस का शुरू से स्टैंड ये रहा है कि हम बातचीत नेगोशिएशंस जब तक नहीं शुरू करेंगे, जब तक अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, उसको ना हटाया जाए। तो मुझे ये लगता है कि अगर ईरानी साइड अगर तैयार हुआ है इनडायरेक्ट बातचीत के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से, तो ऐसा लगता है कि इससे एक पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि आने वाले दिनों में, यानी अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में हो सकता है कि जो ब्लॉकेड लगाया है यूएस की नौसेना ने, वो हटा लिया जाए। हो सकता है टेम्परेरी तौर पे उसको हटा लिया जाए, उसको 7 दिनों के लिए या 14 दिनों के लिए, जब तक नेगोशिएशंस चलेंगे, जब तक हटा लिया जाए। क्योंकि देखिए, प्रायोरिटी इस टाइम जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो कि अमेरिका के एलाइज हैं, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। जहाँ तक न्यूक्लियर का मुद्दा है, चाहे वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मुद्दा हो या एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा हो, ये दोनों जो ऐसे मुद्दे हैं, ये सब्सटेंशियल इश्यूज हैं, जिसमें जब प्रॉपर नेगोशिएशंस शुरू होंगे दोनों साइड्स की टेक्निकल टीम में, तब ये इश्यूज को टैकल किया जा सकता है। अभी जो सामने जो इशू है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। जी, तो लेकिन ये अभी तक के स्टैंड को अगर देखें, तो ईरान की तरफ से भी अपने स्टैंड में कोई डाइल्यूट तो हुआ नहीं है। ईरान की तरफ से आज फिर बयान आया है कि भाई,
अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने या न्यूक्लियर डस्ट जिसको बोलने लगे हैं ट्रंप, अमेरिका को सौंपने का कोई सवाल नहीं है। और परमाणु मुद्दा हमारा निगोशिएशन के टेबल पर हमारे लिए मुद्दा नहीं है। तो फिर अगर ये कोई फ्रेमवर्क बनेगा भी, तो उस फ्रेमवर्क का दायरा क्या होगा इसको लेकर, इसका मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अगर होता है तो हम इफ एंड बट में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि क्या ये इसलिए है कि जेरेड कुशनर और विटकॉफ बात करें और उसके बाद फिर आगे सिग्नल दें, फिर अगली बार 10 दिन 8 दिन में दूसरी मीटिंग हो जो बड़ी और लार्जर मीटिंग हो, और इस बीच ये अराक्ची भी लौट कर वापस जाए और अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करें जो भी यहां से प्रस्ताव मिलता है। क्या ऐसे देखें इसको? देखिए, इसमें होगा यही कि अभी तो फौरी तौर पे जैसा मैंने कहा कि सबसे मेजर इशू जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और रीजन के लिए वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। और उससे पहले ईरानियंस का कहना है कि आप ब्लॉकेड हटाइए तो हम बातचीत के लिए तैयार होंगे। बातचीत के लिए तैयार होंगे तो जाहिर बात है कि सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देखिए किसी भी शेप में खुले, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उससे अभी मतलब नहीं है। ये रीजनल कंट्रीज का ज़्यादा बड़ा इशू है। वो ये नहीं चाहते कि ईरानियंस का इस पे हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाए, लेकिन उनको भी मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे कि अगर फौरी तौर पे उसको खोल दिया जाए, चाहे ट्रैफिक वो ईरान के बनाए हुए कॉरिडोर से जाए, एज लॉन्ग एज ऑयल इज़ फ्लोइंग, मेरे ख्याल से इसमें इमीडिएट रिलीफ ग्लोबल इकोनॉमी को भी मिलेगी और रीजनल कंट्रीज़ को भी मिलेगी जो अपना एक्सपोर्ट रिज्यूम कर सकते हैं गैस और तेल का। तो मेन मुद्दा वही है। उसके बाद जो बड़े जो इश्यूज हैं जिसमें न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है या दूसरी चीज़ें हैं, उसमें जाहिर बात है कि अगर आप उसका दायरा बढ़ाएंगे तो उसमें लेबनान और हिजबुल्ला भी आ जाएंगे। तो ये सारे इश्यूज बाद में डिस्कस होंगे। अभी फौरी तौर पे मेरे ख्याल से फ्रेमवर्क डिस्कस करने की बात होगी कि साहब हम डिस्कस क्या करेंगे, और अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या स्टेप होगा, आपकी क्या कंडीशन है। ईरान ने जो देखिए रेड लाइंस ड्रॉ की हैं वो बड़े इश्यूज पे हैं। ईरान ये नहीं कह रहा कि हम बातचीत बिल्कुल ही नहीं करेंगे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कभी खोलेंगे नहीं, ये सब नहीं हुआ। ये तो सब ये फौरी तौर के इश्यूज हैं। बड़े इश्यूज जो होंगे उन पे नेगोशिएशन बाद में होता रहेगा, चलता रहेगा। अभी जो प्रायोरिटी है कि भाई आप सीज फायर होल्ड कर रहा है। देखिए जब से ये जंग जो है रुकी है, पहले जब 2 हफ्ते का हुआ था और उसके बाद इंडेफिनिट उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो सीज फायर जो है वो दोनों साइड से होल्ड कर रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। और लार्जली लेबनान फ्रंट पे भी सीज फायर जो है होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों साइड्स की एक अंडरस्टैंडिंग है। अब अभी जब ये बातचीत शुरू करने के लिए इनको एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अगर हम बातचीत के लिए तैयार होंगे, फुल नेगोशिएशंस के लिए तैयार होंगे, जिसमें ईरान का बड़ा डेलीगेशन जैसे पिछली बार आया था वो, और अमेरिका की तरफ से जेडी वान साहब शामिल होंगे, उस नेगोशिएशंस तक पहुंचने के लिए ये एक पहल की जा रही है मुझे लगता है। और जो ईरान का जो स्टैंड था कि हम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से बातचीत नहीं करेंगे, शायद ऐसा लगता है कि वो उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है। अगर ऐसा ना होता मतलब आप ये तो तब ये बात होगी पोजीशन चेंज की जब कल मतलब अगले 24 घंटे में कोई मीटिंग हो, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी मीटिंग ही हो। तो आप ये संभावना देख रहे हैं कि भले इनकार कर रहा हो ईरान, लेकिन मीटिंग संभावित है। देखिए, ईरान का जो अभी तक डिनायल आ रहा है वो उस नेगोशिएशंस के लिए ही आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी ऑब्जर्वेशंस पाकिस्तानी साइड को देंगे, तो उसका मतलब वही होता है कि एक प्रॉक्सिमिटी टॉक्स होंगी। ठीक है, तो ये वो जो बातचीत की तरफ इशारा करते हैं वो फुल नेगोशिएशंस की बातचीत है जो हाई लेवल के डेलीगेशंस के बीच में होंगी। ये जो बातचीत है, देखिए आप जो उतार चढ़ाव जो आप देख रहे हैं कि पहले इस्लामाबाद में जो पहले राउंड में जो बातचीत शुरू हुई थी वो अलग अलग कमरों से शुरू हुई थी, लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला आया तो फिर दोनों साइड्स ने ये डिसाइड किया कि भाई आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उस दौरान वो 21 घंटों में से फिर 12 घंटे करीब जो है वो आमने सामने बातचीत हुई है। लेकिन अब फिर जो है वापस
फिर ये प्रॉक्सिमिटी टॉक्स की तरफ चले गए। तो ये उतार चढ़ाव थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा एक बॉटलनेक है। इसको मेरे ख्याल से ये लोग रिजॉल्व कर लेंगे। और द फैक्ट दैट दे आर कमिंग हियर, द अमेरिकन्स आर कमिंग हियर, इसका मतलब ये है कि ईरान जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दिखा रहा है। जी। अब इसमें एक सवाल है कि जैसे ईरान लगातार कह रहा है कि हम बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अमेरिकी नाकेबंदी ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे नेवी की। और अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने 26 जहाज लौटा दिए, तो 28 लौटा दिए, तो 32 लौटा दिए। ईरान कह रहा है कि हटाओ पहले। अब जो आपने कहा, अब उसी को थोड़ा और अगर क्लैरिटी, कि अगर मान लीजिए अमेरिका ने हटा दिया, ये प्रॉक्सिमिटी टॉक में तय हुआ कि चलो एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम नाकेबंदी हटा देते हैं, ताकि जो आपकी कंडीशन है कि उसके बाद ही बात होगी, तो एक कंडीशन पर। लेकिन फिर उसके बाद है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर ईरान वैसे ही वहां नाकेबंदी ईरान बनाए रखता है, टोल नाका हो या कोऑर्डिनेटेड रूट हो, तो अमेरिका तो ये कह रहा है कि भाई हम भी हटेंगे, तुम भी हटो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। तो खुला तो नहीं ना, मतलब ईरानी नाकेबंदी से नहीं खुला, अमेरिका की नाकेबंदी से खुल जाएगा अगर ईरान की अमेरिका माने। देखिए, ईरान की पोजीशन जो है वो अमेरिका को वो हम पूरी तरह से बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली कन्वे कर चुके हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लेवरेज नहीं खोलेंगे हम। उसके साथ साथ ये ज़रूर कहते हैं कि हम ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, जो हमने कॉरिडोर बनाया है वहाँ से आया जाएगा। हम अपनी अपनी जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस के हिसाब से IRGC अप्रूवल देगी और फिर जहाज़ जो है आए जाएंगे। नहीं ये नहीं नहीं बात नहीं, एक एक सेकंड, एक सेकंड भाई, ये तो बार बार कह ही रहे ना, लेकिन सवाल उठता है, जो फ्री नेविगेशन था, आपने टोल नाका लगाया और आप $2 मिलियन ले रहे हो। ट्रंप ने अभी 3 दिन पहले भी बयान दिया कि $500 मिलियन वहां से रोज वसूलेंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम टोल नाका नहीं चलने देंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि ईरान, इसका मतलब टोल नाका से, जो कोऑर्डिनेटेड रूट से जो वसूली कर रहा है, वो करता रहेगा। अगर इस पर सहमति बनती है, तो क्या अमेरिका वो एक्सेप्ट करेगा? भाई, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद पहले कह चुके हैं कि हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है, हाँ। हमारा कोई फायदा नहीं है, हमारा तेल वहां नहीं, से वो तो नहीं ये भी आता। कह चुके हैं हम ज्वाइंटली कंट्रोल करेंगे या दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये देखिए, ये एक नई हकीकत है। दिस इज अ न्यू रियलिटी ऑफ हम्म, पोस्ट February 28, हम्म, जो कि दुनिया को धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं तो कम से कम जो है रीजनल कंट्रीज और इंटरनेशनल कम्युनिटी शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दिखाएगी। वो क्या है? हम्म, वो ये है कि वो ईरान को अभी चैलेंज नहीं करेंगे। पर्शियन गल्फ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वो नहीं चाहेंगे कि कोई पैदा हो। और अगर ईरान का अपना लेवरेज अपना बरकरार रखना चाहता है अभी इस मोमेंट पे, तो वो बरकरार रहेगा। अब ये आगे की बात है कि अमेरिका और दूसरी कंट्रीज ईरान को क्या ऑफर करते हैं। अभी हम्म, तो ईरान का ये कहना है कि भाई आप हमारे पैसे दे दीजिए, लेकिन उनकी कुछ और डिमांड्स भी हैं। उन्होंने कुछ 270-290 बिलियन डॉलर का वॉर का बिल बना के रखा हुआ है कि ये पैसा भी आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें थी कि ये पॉस्चरिंग है, ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है। ये तो बात की बात है, आगे की डिसाइड करने की बात है। फौरी तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की बात है। इस बात का नेगोशिएशन अभी नहीं होगा कि ये ईरान के पास कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो ईरानियंस तैयार नहीं होंगे। ईरान इसी हम्म, बात पे तैयार होंगे कि आप खोल दीजिए, तो वो कहेंगे आप ब्लॉकेड हटाइए, हम इसको खोल देते हैं। इसी बात पे अग्रीमेंट होगा। उसके बाद कोई एक फ्रेमवर्क बातचीत का इवॉल्व होगा। और उसमें हम्म, भी अजीत जी, मेरा ये मानना है कि यूएस अलोन इज नॉट केपेबल ऑफ, मतलब उन वो अमेरिका अकेले ये नेगोशिएशंस नहीं कर पाएगा। इसमें ये मल्टीलैटरल एजेंसीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जैसे यूनाइटेड नेशंस है और IAEA है और शायद नेटो एलाइज हैं। तभी ये कोई एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। वरना कोई बातचीत में ऊंच नीच होगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो गाली बकने लगेंगे और बात जो है खराब हो जाएगी। तो इसमें अल्टीमेटली बातचीत जो होगी वो एक बड़े लेवल पे होगी। जी।
तो इसका मतलब अभी देखते हैं, हमें 24 घंटे इंतजार करना चाहिए कि शुरुआती बातचीत, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी मीटिंग की शक्ल में हो या जिस भी तरह से हो, वो बातचीत कब होती है या नहीं होती है, तो वहां से क्या जानकारी आती है ये। दूसरी बात, बीच में खबरें ये आई थी, मेरे ख्याल से 3 दिन पहले अचानक बहुत तेजी से खबर आई थी कि ईरान पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नाराज है, और ईरान को यह अंदेशा है, शक है पाकिस्तान की नीयत पर कि उसका झुकाव फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हो, चाहे शहबाज शरीफ का हो, अमेरिका की तरफ ज्यादा है, और हमारे पक्ष की बातें अमेरिका को मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान उस तरह से कन्वे नहीं कर रहा है। भाई देखिए, हाँ, ये बात तो सही है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे की तरह तेहरान गए थे और उनके रिश्ते काफ़ी करीबी हैं। दूसरा, इस्लामाबाद के सऊदी अरेबिया से रिश्ते बड़े करीब हैं, उनसे तो सिक्योरिटी एक एग्रीमेंट भी है। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में जो है एक देखिए, ईरान को इस वक्त जो है वो जिस पोजीशन पे है, ईरान किसी भी कंट्री पे यकीन नहीं करेगा, किसी भी कंट्री पे यकीन वो नहीं करता। वो शायद और हो सकता है कि सिर्फ एक कंट्री पे यकीन करे, वो है ओमान। लेकिन चूंकि अब बातचीत हो रही है तो वो उसमें बातचीत में शामिल हो रहा है, लेकिन वो किसी बात पे पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं करेगा। यानी उस नेगोशिएशंस के दौरान अगर किसी ऐसे एश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान के एश्योरेंस के ऊपर कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं होगा। वो बातचीत के लिए ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये कहना कि वो पाकिस्तान के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। जी। अब आखिरी सवाल कि कराची, यहां से जो खबरें हैं कि ओमान और रसिया जा सकते हैं पुतिन से मिलने, और ओमान, तो उसका क्या मकसद होगा? भाई ये भी हो सकता है कि पुतिन को कॉन्फिडेंस में लो लें और बताएं कि हमारी क्या डील हो रही है, पुतिन की राय लें, उनका मूड भांपें। देखिए, एक ये अब्बासी अरक्ची अब्बास अरक्ची साहब ओमान जो जाएंगे, तो ये 28 फरवरी के बाद से ये पहला गल्फ का दौरा होगा, जीसीसी का, जब से ये जंग शुरू हुई है। और ओमान को हमेशा ईरान एक करीबी एलाई के रूप में देखता है, एक अच्छे इंटरलोक्यूटर के रूप में देखता है। तो हो सकता है कि ये विजिट ईरानियंस की तरफ से एक इनिशिएटिव हो गल्फ कंट्रीज को मैसेज पहुंचाने का। जो बातें वो खुल के नहीं कर सकते या जो बातें वो बायलैटरली नहीं करना चाहते, वो ओमान के थ्रू हो सकता है वो मैसेज पहुंचाएं। और दूसरा जो इंडिकेशन वो ये है कि ईरानियंस ये भी दिखाना चाहते हैं कि भाई जब अब इंडेफिनिट सीज़फायर है तो हम डिप्लोमेसी को वाकई एक मौका दे रहे हैं, और दे आर रीचिंग आउट टू वेरियस कंट्रीज। रशिया से मिलने का इस टाइम मेरे ख्याल से वजह देखिए, कल जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका की नीयत ख़राब है, उनकी दूसरी कंट्रीज़ की जो ग्लोबल साउथ है उन कंट्रीज़ के तेल के ऊपर और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर नज़र है। वही उन्होंने वेनेजुएला का एग्जाम्पल दिया और ईरान का भी एग्जाम्पल दिया। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों पे जो एक तरह से रीअलाइनमेंट हो रहा है पोस्ट February 28, ये सब उसी का नतीजा है। ईरानियंस आर बेसिकली ये अपनी दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए हम वी आर रीचिंग आउट टू कंट्रीज। और जैसा मैंने कहा कि दूसरा उनका जो मकसद है कि गल्फ कंट्रीज को अपना मैसेज डायरेक्ट पहुंचाना ओमान के थ्रू। जी। एक खबर जो आ रही है, जैसे ये तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वैसे छापी है कि तेहरान का जो वो स्क्वायर है जहां पर हर समय तरह तरह के बिलबोर्ड, पोस्टर्स और बैनर लगे होते हैं, उसमें एक तस्वीर है मुस्तफा खामेनेई, उनके पीछे आईआरजीसी के कमांडर्स हैं और ऐसा लग रहा है कि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यही 4 दिन पहले एक पोस्टर था जिसमें वो एक बंकर के सामने, बंकर में खड़े थे और हाथ में AK-47 या 56 जो भी था। और एनवाईटी और अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि वो बहुत जख्मी हैं, पैर कट गया, दूसरा उनको चेहरे पर और जिस्म के अलग अलग हिस्सों में जख्म है, पूरी तरह से वो कमान संभालने की स्थिति में नहीं है। ईरानी मीडिया की तरफ से खबरें आ रही है कि वो निर्देश दे रहे हैं
मसूद पेजिशकियन और तमाम कुछ लोग हैं जो अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर, डेस्टिनेशन पर उनसे संपर्क में। आप कैसे देखते हैं ईरान के इस स्टैंड से? एक चीज तो लगता है कि ईरान पहले नेगोशिएशन में और दूसरे नेगोशिएशन में आते आते बहुत सख्त हो गया है और बहुत ही अपनी बात को ज्यादा मजबूती से रखने पर अमेरिका की जिद की परवाह किए बगैर अड़ा हुआ है। इसके पीछे मुजतबा है। देखिए, इसके पीछे मुश्तबा भी हैं और इसके पीछे आईआरजीसी भी है। इसमें जो जो मिलिट्री साइड है, ईरान का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसका ऐसा लगता है कि उसका से ज़्यादा है, उसकी यानी उसकी बात जो है वो ज़्यादा इस टाइम वज़न रखती है। और इसमें मुश्तबा खमैनी और आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं, वो सब मिलके जो मेजर पॉलिसी मैटर्स हैं वो तय कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है जो मौजूदा, जिसमें मसूद पेजिशकियन है और पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और दूसरे जो लोग हैं, उनका मेरे ख्याल से इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब रही बात जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी हेल्थ का, देखिए अब ये बिल्कुल क्लियर होने लगा है कि उनकी हेल्थ अभी तक ठीक नहीं हुई है। उनको अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है जिसने लिखी है, वो एक ईरान की जर्नलिस्ट हैं, वो काफ़ी वेल नोन जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अच्छे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो उनकी स्टोरी पे अगर यकीन किया जाए तो उन्होंने लिखा है कि मुश्तबा खमैनी का एक पैर जो है वो एम्पुटेट किया गया है, उसमें अब प्रोस्थेटिक लगेगा और उनके चेहरे पे ख़ास तौर पे से उनके लिप्स में काफ़ी इंजरीज हैं जो अब वो उससे रिकवर कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि इनसे इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। तीसरी जो उन्होंने बहुत अहम बात ये कही कि उनकी जो वेयरअबाउट्स हैं, यानी उनकी लोकेशन जो है वो बहुत कम लोगों को ईरान में मालूम है और उनसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। वो उनसे मुश्तबा खमैनी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो लिखित में देते हैं और वो एक मैसेंजर के थ्रू रिले किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि उनको उनकी जो है इलाज चल रहा है, लेकिन वो रिकवरी के मोड में है। ये नहीं लगता कि उनकी जान को कोई ख़तरा है या रिकवरी उनकी पॉसिबल नहीं होगी। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर जो ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है जो सुप्रीम लीडर का इलेक्शन करता है, उनको अगर ये इस बात का इल्म होता कि भाई ये रिकवरी पॉसिबल नहीं है इनकी, या ये फिजिकली इनकी हेल्थ साथ नहीं देगी आगे चल के, तो इनको इलेक्ट नहीं किया जाता। रिकवरी की गुंजाइश है और रिकवरी हो रही है, इसीलिए इनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है। डे टू डे इन्वॉल्वमेंट में इनका भले ही छोटे से लेके बड़े इश्यूज में ना हो, लेकिन हो सकता है कि पॉलिसी इश्यूज में इनकी गाइडेंस जरूर रहती होगी। लेकिन अभी इस वक्त ऐसा लगता है कि आईआरजीसी इज कॉलिंग द शॉट्स और आईआरजीसी जो है अपना एजेंडा पूरा वो सेट कर रहा है। जी चलिए, नजर होगी पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग पर, संभावित मीटिंग पर। जेरेड कुशनर और विटकॉफ के आने की खबर, जैसा कि मैंने बताया है, क्या होता है, क्या कुछ होता है और ईरान का पक्ष आने वाले समय में क्या होता है, इस पर हमारी नजर होगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, बॉबी नकवी साहब।